5 किसान चुड़ैल बहनें। सुबह का वक्त था। कोयल कुहू कुहू कर रही थी। तभी खेत में 5 डरावनी चुड़ैल सोकर उठती हैं और उठकर कहती हैं, अपने अपने काम पर लग जाओ, पता है ना क्या करना है। हाँ पता है, जा रही है। ऐसा बोलकर 5 चुड़ैलें उसी खेत में काम करने लग जाती हैं। पहले 5 चुड़ैलें मिलकर हल चलाकर जुताई करने लगती हैं और अगले दिन से एक एक करके बीज बो देती हैं, फिर पानी डालती हैं। 3 हफ्ते बाद उनकी फसल सूख जाती है तो 5वीं चुड़ैल अपने खेत को सूखते हुए देखकर कहती है, ओह नो, खेत तो सूखकर बंजर हो गई। अब मुझे दोबारा ऐसे खून से सींचना होगा, वरना ये सही में पूरी बर्बाद हो जाएगी। अरे मीठी, तो इतना परेशान क्यों है? अरे निम्बो, क्या बताऊं तुझे, मेरी पैदावार खराब हो रही है। मुझे जल्दी से लहू डालना होगा, वरना खेती खराब हो जाएगी। मैं भी शिकार करके आती हूँ। हाँ हाँ कर ले, मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बोलकर दोनों चुड़ैल बहनें अपने खेत के आसपास आते जाते लोगों की राह देखने लगती हैं। तभी निम्बो चुड़ैल को दूर से आता कोई शिकार दिखता है। अरे वाह वाह वाह, आ गया मेरा शिकार, आ गया। मैं तो चली उसे खाने के लिए। ओए नहीं, पहले मुझे चाहिए, इसके लहू से मुझे अपनी खेती को उपजाऊ बनाना है। वो आदमी खेत के पास से गुजरता हुआ जाता ही है कि दोनों चुड़ैल उसे मार कर उसका खून पी लेती हैं। दूसरी उसके खून को अपनी बाल्टी में भरकर अपनी बंजर फसल में डाल देती है और कहती है, अब देखियो कैसी मेरी फसल और उपजाऊ बनेगी। अरे यार, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही क्या? मुझे तो मांस खाने का मन कर रहा है। जो भी आया उसे झपट लूंगी। हाँ हाँ, आओ मेरी प्यारी बहनों, एक साथ शिकार करने चलते हैं। अरे दीदी, जाने की क्या जरूरत है, जो भी इस खेत के पास से गुजरेगा उसे यहीं मार डालेंगे हम। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा, चलो। ऐसा बोलकर 5 चुड़ैल बहनें खेत के किनारे जाती हैं और छुपकर आने वाले इंसान की राह देखने लगती हैं। एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, एक पेड़ के ऊपर तो कोई खेत की फसल के बीच में। तभी 2 लड़के गुनगुनाते हुए आते हैं, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैनू कहंदी ना 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 ना, रुकते जा मेरी गल तो सुन ले, ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। अचानक से ऊपर से उड़कर चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड, तू मेरा बॉयफ्रेंड, अब ना कहूंगी तुझे ना 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 ना। चुड़ैल, ये कहां से आ गई? चुड़ैल चुड़ैल आ गई, भागो भागो ऐसे, छोड़ दो हमें, अरे भागो। हाँ हाँ, हमें छोड़ दो, अरे जाने दो हमें यहाँ से। चलो ठीक है, तुम दोनों को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपना लंच डिनर जरूर बनाएंगे। आ जाओ दीदी निम्मो, मीठी रूबी, जल्दी आ जाओ। 5 चुड़ैल उन दोनों लड़कों को घेर लेती हैं, जिसके बाद बेरहमी से मारकर उनका खून पीती हैं। बचा हुआ खून खेत की फसलों में डाल देती हैं। अगले दिन गांव के लोगों को उनके शरीर के कुछ हिस्से मिलते हैं। वक्त बीतता है। अक्सर चुड़ैलें उनके खेत से गुजरने वाले हर गांव वालों को मार डालती थी। आखिर क्यों उस खेत के पास लोगों की बची कुची लाशें मिलती थी? क्यों 5 चुड़ैलें उन लोगों को इस तरह मार देती थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात के समय दिव्या और करण उस खेत के पास से शॉर्टकट ले लेते हैं। तभी 5 चुड़ैलें उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं, आज तो फिर से शिकार मिल गया। अब तो इन दोनों के खून से भी खेत उपजाऊ बना देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अब समझ आया कि दादी ने हमें इस खेत के पास से गुजरने के लिए क्यों मना किया था। चलो चलो, अरे भागते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर दोनों हाथ पकड़कर भागते ही हैं कि चुड़ैल दिव्या को मार डालती है। लेकिन करण बचकर भाग जाता है और हाँफते हुए अपनी दादी के पास पहुंच जाता है, जहां वो गांव के मुखिया के साथ बैठी हुई थी। दादी दादी दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी दादी। क्या हुआ बेटा, सब आराम से बता। और दिव्या कहाँ है, क्यों नहीं वापस लाया? दादी के इतना पूछने पर करण डरते डरते उसे सब बता देता है, जिसके बाद वो बात सुनकर मुखिया, दादी और आधे गांव वाले खौफ में आ जाते हैं। क्या तू उसे अकेला छोड़कर आ गया? अब तो वो चुड़ैल उसे खा भी गई होंगी। पर दादी, वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि बेटा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मैं बताती हूँ। मैंने छुपकर सब देखा था। तब कुछ 8 महीने पहले की बात है।
वो पांचों अनाथ किसान बहनें बहुत मेहनत से खेती किया करती थी। पांचों लड़कियां बिया लायक हो गई थी। पांचों अब दिन रात खेतों में ही लगी रहती थी। रात में 3 बहनें काम कर रही थीं, तभी पहले वाला मुखिया गलत इरादों से उनके पास आकर हाथ पकड़ने लग गया और तभी वो बोली, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ मुखिया जी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे ऐसा कैसे छोड़ दूं? वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। आप पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? निम्मो, रूबी, जल्दी आओ। सोनिया की आवाज सुनकर वो दोनों भी आ जाती हैं और पत्थर उठाकर मार देती हैं, जिसके बाद उस मुखिया के सिर से खून बहने लगता है और वो गुस्से में अपनी जेब से चाकू निकालकर तीनों बहनों को बेरहमी से मार डालता है। आवाज सुनकर दोनों बहनें भी आ जाती हैं। अपनी तीनों बहनों की लाश को देखकर रोते हुए वो कहती हैं, दीदी दीदी, तुम्हें ये क्या हो गया? किसने किया तुम्हारे साथ? मुखिया जी, आपने? क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रही थी, मुझे पत्थर फेंक कर मारा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों के मार डालूं, जिससे तुम्हारा यह खेत मेरा हो जाएगा। तुम पागल हो गए हो मुखिया। मैं तुम्हारे बारे में अपने पूरे गांव वालों को बताऊंगी। बताएगी तो तू जब जिंदा बचेगी। ऐसा कहते ही मुखिया उन दोनों को भी मार देता है और उन पांचों बहनों की लाशें उसी खेत में दफना देता है। कुछ दिन बाद पांचों बहनें चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं और उस मुखिया को जान से मार डालती हैं। तब से उनकी आत्मा भटक रही है और लोगों को मारे जा रही है। तो दादी, ये कौन से मुखिया जी हैं? ये दूसरे मुखिया जी हैं। मुझे लगता है दादी, उनकी आत्मा इसलिए भटक रही क्योंकि उनकी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनकी लाशों को निकालकर पंडित जी से पूजा करवानी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। जाकर पंडित जी को ले आओ और गांव के आदमी उनकी दबी लाशें निकालेंगे। मुखिया की बात सुनकर गांव के 4-5 आदमी उस खेत में से उन 5 चुड़ैलों की लाशें निकाल लेते हैं। तभी चुड़ैलें उन आदमियों को हवा में उछाल देती हैं। क्यों आए हो तुम यहाँ और क्यों हमारी लाशों को निकाल दिया? चले जाओ यहाँ से। हाँ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। अरे तुम कुछ भी कह लो, हम 5 लाशों को निकाल कर रहेंगे। गांव के आदमी उन लाशों को ले जाते हैं। इतने में चुड़ैल उन्हें और मारने लगती है। तभी करण वहीं पंडित जी के साथ आकर कहता है, बस बहुत हो गया। और कितने मासूम लोगों की जान लोगी तुम? अब तू भी मरेगा। देखो, मेरी बात को समझो। इस तरह भटकता तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अपना बदला तो तुम ले ही चुकी हो, तो क्यों इन मासूम लोगों की जान ले रही हो? मेरी मानो तो हमें मुक्ति दिलाने दो, तुम 5 की। तू जानता भी है क्या बोल रहा है और हमारे साथ क्या हुआ है? हाँ, सब पता करके आया हूँ। अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर तुमने भी मासूम लोगों को मारकर अन्याय किया है। पंडित जी, आप इन आत्माओं को कब्जे में कीजिए। पंडित अपने मंत्रों से उन्हें बोतलों में बंद करता है और गांव के लोग उनकी लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद 5 चुड़ैलें गायब हो जाती हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जिसके बाद अब गांव में सब पहले जैसा हो जाता है। इंसानों को गुड़िया बनाने वाली चुड़ैल। जंगल में एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है कि तभी सामने से चुड़ैल आती है और अपने जादू से उसे गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही एक रात नंदिनी हॉल में किताब पढ़ रही होती है। तभी पीछे से उसे आवाज आती है, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। तभी नंदिनी पीछे पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद नंदिनी फिर से किताब पढ़ने लगती है। तभी एक और बार उसके कानों में आवाज आती है, नंदिनी, नंदिनी। लेकिन इस बार वो आवाज काफी जोर जोर से आ रही होती है। तभी नंदिनी पीछे पलटकर देखती है तो वहां उसे एक चुड़ैल नजर आती है। चुड़ैल को देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। तभी डरते हुए नंदिनी बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना बोलते ही चुड़ैल नंदिनी को भी अपनी जादू से गुड़िया बना देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात रुद्र और रजत बात करते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रुद्र बोलता है, यार रजत, रात के समय हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है रात के समय जंगल में बुरी आत्माएं भटकती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। यार, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आज के समय में आत्मा और भूत कुछ नहीं होते।
तभी अचानक से उन दोनों के सामने चुड़ैल आकर कहती है, तो क्या मैं झूठ हूँ? चुड़ैल को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और डर से दोनों थर थर कांपने लगते हैं। तभी अपने कंप कपाते होठों से रजत बोलता है, चुड़ैल, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। चल भाग रजत यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें यहीं मार डालेगी। जिसके बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं। उन दोनों को भागता देख चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और पटक पटक कर मारते हुए बोलती है, बहुत भगाया है तुम दोनों ने मुझे, अब देखो मैं कैसे तुम्हें कुत्ते की मौत मारती हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार डालती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव में लोगों को मारती या फिर उन्हें गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात डॉक्टर अवनी एक मरीज को देख के कार से अपने घर वापस जा रही होती है कि तभी उसे अपनी कार के पीछे की सीट पर एक लड़की घूंघट में बैठी दिखाई देती है। उसे देखकर अवनी बोलती है, कौन हो तुम और मेरी कार में क्या कर रही हो? अवनी के इतना बोलते ही चुड़ैल का घूंघट पीछे उड़ जाता है और वो हंसते हुए चुड़ैल बनकर बोलती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुझे गुड़िया बनाने आई हूँ। चुड़ैल को देखकर पहले तो अवनी सहम जाती है, लेकिन हिम्मत करके बोलती है, तुम मुझे गुड़िया क्यों बनाना चाहती हो? तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? सुकून, खुशी जो तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया था और अब मैं तुम लोगों से छीन रही हूँ। किसने छीना था तुमसे तुम्हारी खुशियाँ? बताओ मुझे। तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, तो सुनो मेरी आप बीती। विलासपुर गांव में त्रिशिका अपनी 5 साल की बहन प्राची के साथ रहती थी। उनके माता पिता का 2 वर्ष पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद प्राची की जिम्मेदारी त्रिशिका के कंधों पर आ गई थी। जिम्मेदारियों को निभाने के लिए त्रिशिका खेतों में काम करने लगती है और उन्हीं पैसों से अपना घर का खर्चा चलाने लगती है। ऐसे ही एक शाम त्रिशिका प्राची के घर बाजार जाती है, जहां प्राची एक गुड़िया को देखकर बोलती है, दीदी दीदी, वो देखो, वो गुड़िया कितनी सुंदर है ना, आप मुझे वो गुड़िया दिला दो ना। प्राची, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुम कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी गुड़िया लाकर दूंगी। ठीक है दीदी, फिर मुझे ये गुड़िया नहीं चाहिए। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह त्रिशिका फिर से खेतों में काम करने के लिए चली जाती है और काम करके जब शाम को घर वापस लौट रही होती है, तभी उसे रास्ते में जमीन पर पड़ी एक गुड़िया दिखती है और त्रिशिका उसे हाथ में उठाकर बोलती है, कितनी सुंदर गुड़िया है ये, इसे ले जाकर मैं प्राची को दे दूंगी, वो खुश हो जाएगी। जिसके बाद त्रिशिका वो गुड़िया लेकर घर आती है और प्राची को दे देती है। गुड़िया देखकर प्राची बहुत खुश होती है और गुड़िया के साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर आदमी पुष्पेंद्र रॉय अपने 2 नौकरों भीमा और हरिया से बोलता है, मेरी तारा बेटी की गुड़िया किसी ने चोरी कर ली है, वो गुड़िया बहुत कीमती है, तुम दोनों जल्द से जल्द वो गुड़िया ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक। जिसके बाद भीमा और हरिया जाकर पूरे गांव में तारा की गुड़िया ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि प्राची उस गुड़िया के साथ खेल रही है। ये देख वो दोनों उसके पास जाते हैं। बेटा, ये गुड़िया तुमने कहाँ से ली है? ये गुड़िया मेरी दीदी मेरे लिए लेकर आई है। इतना सुनते ही वो दोनों वहां से सीधा पुष्पेंद्र रॉय के पास जाते हैं और भीमा बोलता है, मालिक, हमने उस चोर को ढूंढ लिया, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव की त्रिशिका है। उसी ने गुड़िया चोरी करके अपनी बहन को खेलने के लिए दी है। उस त्रिशिका ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? अब देखो मैं उसे कैसे गांव से निकालता हूँ। इतना बोलते ही पुष्पेंद्र रॉय भीमा और हरिया के साथ त्रिशिका के घर जाता है और शोर मचाता है। उसकी शोर से गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों, ये चोर है, इसने मेरी बेटी की गुड़िया को चुराया है। आज इसने गुड़िया चुराई है, कल इससे भी बड़ी चोरी करेगी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये गुड़िया मुझे रास्ते में मिला था। लेकिन त्रिशिका की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता और सभी मिलकर उसे मारते हुए गांव से निकालने लगते हैं। तभी त्रिशिका बोलती है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरे माता पिता का घर है। काफी मारपीट के बाद गांव वाले हार मान लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर एक रात त्रिशिका कुएं पर पानी भर रही होती है, तभी पुष्पेंद्र राय वहां पर आ जाता है। उस दिन तो तू बच गई, लेकिन आज नहीं बच पाएगी। इतना बोलते ही पुष्पेंद्र त्रिशिका के पेट में चाकू भोंककर उसे मार देता है। मैं बेकसूर थी,
लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर पहले तो मुझे गांव से निकालने की कोशिश की, और जब मैं नहीं निकली तो मुझे बेरहमी से मारकर मेरी बहन से अलग कर दिया। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं लोगों को मारती हूँ या फिर उन्हें गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती हूँ। चुड़ैल की आप बीती सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। तुमने अपने बदले की भावना में आकर कई बेकसूर लोगों को मार डाला। अब तुम ही मुझे बताओ, जो तुम कर रही हो क्या वो सही है? मैं मानती हूँ जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे कातिल पुष्पेंद्र अब भी आजाद घूम रहा है। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी और तुम्हारे कातिलों को सजा। जिसके बाद अवनी पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे पुष्पेंद्र ने त्रिशिका को मारा था। जिसके बाद पुलिस पुष्पेंद्र को पकड़ लेती है और कोर्ट उसे मौत की सजा सुनाता है। ये देख त्रिशिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जाते हुए वो अवनी से बोलती है, तुमने मुझे मुक्ति दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक एहसान और करना, मेरी छोटी बहन प्राची का ख्याल रखना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी, पढ़ा लिखा कर अपनी तरह एक डॉक्टर बनाऊंगी। अवनी के मुंह से इतना सुनते ही त्रिशिका की आत्मा वहां से चली जाती है। 5 चुड़ैल बहनों का ढाबा। पांचों पति अपनी पत्नी के साथ सुनसान जगह पर बहस कर रहे थे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़की यहाँ आ जाएगी तो अच्छा ही होगा सब। आपको एक बार की बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे ये मंजूर नहीं। मुझे क्या, मेरी चारों बहनों को ही मंजूर नहीं है। देखो भाभी, अब भी कह रहा हूँ संभल जाओ। हमें एक एक करके पांचों बहनों को यही बात समझाएंगे। नहीं, एक ही बारी में समझ जाओ, वही बहुत है। आपने हम पांचों बहनों को क्या समझ रखा है कि आप पांचों भाई जो बोलेंगे हम वो करेंगे? अरे सही गलत का फर्क तो समझिए। हम पांचों लास्ट बार बोल रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। चाहे जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो हमने भी फैसला ले लिया है। क्यों भाइयों? अब देखो। ये बोलते ही उसके चारों भाई उसका इशारा समझ जाते हैं और पांचों भाई एक साथ अपनी पत्नियों को खंजर भोंककर मार डालते हैं। आखिर ये पांचों पति या पत्नी किस बात पर बहस कर रहे थे और क्यों इन्होंने अपनी पत्नियों को मार डाला? पूरी बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में उस समय पीछे जाना होगा। इन सब की शुरुआत एक ढाबे से हुई थी, जहां ये पांचों बहनें नम्रता, रूही, माधवी, पल्लवी, इच्छा मिलकर हाईवे पर ढाबा चलाती थी। ऐसे ही सुबह उठकर इच्छा झाड़ू लगा रही थी, तभी नम्रता कहती है, इच्छा यार जल्दी से साफ सफाई कर ले, ढाबे पर लोगों का आने का समय हो रहा है। और माधवी, पल्लवी, खाना पक तो रहा है ना? अरे दीदी आप फिक्र मत करो, सारी सब्जियां तैयार है और आटा गूंद दिया है, बस गरम गरम सेक कर परोसना है ग्राहकों को। और दीदी मैंने सारी सफाई कर ली, आप टेंशन मत लीजिए। और रूही कहाँ रह गई? दीदी मैं ये रही, कुएं से पानी लेने गई थी तो इन लोगों की कार खराब हो गई और इन्हें भूख भी लग रही है तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग आइए ना, खाना खाइए। इतनी सुबह सुबह आपने खाना तैयार कर लिया सारा? अरे हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, खाना तैयार है। आप लोग बैठिए और बता दीजिए क्या क्या लाना है। हाँ, आपका जो भी बेस्ट थाली हो वो ले आइए। ये सुनकर पांचों बहनें उनका अच्छे से आदर सत्कार करके खाना परोस देती हैं, जिसे खाकर वो खुश होकर ढाबे से चले जाते हैं। और एक के बाद एक उनके ढाबे पर लोग आते रहते हैं। 2 दिन बाद एक गाड़ी से पांचों भाई निकलकर आकर कहते हैं, अजी जरा हम 5 भाइयों के लिए बढ़िया सा खाना लगा दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम अभी लाते हैं। कुछ देर में पांचों बहनें खाना लेकर जब टेबल पर पहुंचती हैं, तो पांचों भाई अपनी अपनी पसंद की लड़की को ताड़ने लगते हैं और कहते हैं, अरे यहाँ पर एक भी मेल वर्कर नहीं है, आप पांचों इस ढाबे को चलाती हैं क्या? आपने बिल्कुल सही समझा, हम पांचों बहनें ही इस ढाबे को चलाने के लिए सक्षम हैं। अरे आपका दाल मखनी तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाया? जी ये दाल मखनी मैंने बनाई है। अरे वाह, आप जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही आप अच्छा खाना भी बनाती हैं। अरे नान खत्म हो गया, आप और लेकर आएंगी क्या? जी जी बिल्कुल। ये बोलकर जब पल्लवी रोटी उसे परोसती है तो सुमित उसका हाथ छू लेता है और आंख मारकर कहता है, जादू सिर्फ आपकी बहन के हाथ में ही नहीं, आपके हाथ में भी है। पांचों बहनों के सच में आप सारी अकेली रहती हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आप सबने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, ये लीजिए पैसे,
हाँ, अब चलते हैं। ये कहकर वो पांचों भाई चले जाते हैं और रोज रोज बहाने से उनके ढाबे पर आने लगते हैं। भाई मैं कह रहा था, हम पांचों भाइयों को वो पांचों बहनें पसंद हैं और उनका इतना मशहूर ढाबा भी है। अगर हमने उस ढाबे को बेचा तो लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा। क्या कहते हैं, आप उनसे शादी कर लें? तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी वो पांचों गवार सी हैं, हमारी चालाकी को समझ नहीं पाएंगी। पांचों लड़के उन पांचों बहनों को अपनी मीठी पीठी बातों में फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और शादी का ढोंग रचाते हैं। पैसों के लालच में वो ढाबे पर उनकी कभी कभार मदद कर दिया करते थे। जब ग्राहक आते हैं तो विवेक कहता है, अरे नम्रता, पल्लवी, ग्राहक आए हैं, इसे 2 थाली लगाओ इनके लिए। जी अभी लाई। पांचों भाई उनके ढाबे के पैसों से अय्याशी करके नशा करते थे, पैसे उड़ाते थे और डांस बार जाकर एक लड़की का डांस देखते थे, जिस पर फिदा होकर वो उसे अपने ढाबे पर ले आते हैं और कहते हैं, मोहिनी, तुम जानती हो ना, तुम्हारे डांस की वजह से ही हमने तुम्हें यहाँ लाए। अब यहाँ इतना अच्छा डांस करना कि तुम्हारे डांस से लोग इस ढाबे पर खींचे चले आए। अरे मन्ने मोहिनी, कहे मोहिनी, हमारा डांस ऐसा है कि जलवे दिखावे है। तभी मोहिनी ढाबे के बाहर डांस करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर चलती फिरती गाड़ी के लोग ढाबे पर आते हैं। ये देखकर पांचों बहनें कहती हैं, केशव, विवेक, जीजू, ये सब क्या है? यहाँ लोग अब खाना खाने कम और डांस देखने ज्यादा आ रहे हैं। आप इस लड़की को हमारे ढाबे के बाहर क्यों न जा रहे हैं? हमारा ढाबा कोई कोठा थोड़ी है जो आप इस लड़की को लेकर आ गए। हम अपनी मेहनत की बलबूते पर ढाबा चलाते हैं। प्लीज इसे वापस भेज दीजिए। अरे इसमें क्या बुराई है? उसके आने से देखो कितने लोग आ रहे हैं। खाना न सही, इसके तो पैसे देकर जा ही रहे हैं ना, वो भी ज्यादा। देखिए, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। आप इस लड़की को दफा कर दीजिए, वो भी जितना जल्दी हो सके। पांचों बहनें गुस्से में पांचों पतियों को सुना देती हैं, जिससे वो बौखलाए हुए उनके पति कहते हैं, इन पांचों ने हमारी तौहीन की है, हमें बहुत सुनाया है। मन तो आ रहा है जान ले लो इनकी। अरे सोचना क्या है, मार डालते हैं इन्हें। वैसे भी हमें इनका ढाबा चाहिए था, इन्हें मारने के बाद ही हमारा कब्जा है उस पर। बिल्कुल सही भाई। पांचों भाई उन्हें सुनसान जगह लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़की यहाँ आ जाएगी तो अच्छा ही होगा सब। आपको एक बार समझ आती नहीं है क्या? और वैसे भी हमने आप लोगों को उस लड़की के साथ कई बार देखा है, उसके साथ ठुमके लगाते हुए। वो आप पांचों को छूती है, हम बहनों पर क्या गुजरती है तब? हम आपकी पत्नियां हैं। कौन सी पत्नी? हम पांचों भाइयों को तुमसे कभी प्यार ही नहीं हुआ था। ये सब सिर्फ तुम्हारे ढाबे पर कब्जा जमाने के लिए था, जो कि अब हमें मिल जाएगा। इसका मतलब आप सबने हमें धोखा दिया? हाँ बिल्कुल, जो हम चाहते थे हमने वही किया, तुम सबको धोखा दिया। और अब हम लोगों को तुम पांचों की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही पांचों पति अपनी पत्नियों को मारकर चल देते हैं और एक आदमी को ढाबा बेचने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी पांचों बहनें चुड़ैल बनकर लौटते हुए कहती हैं, हमारे पतियों ने हमें धोखा दिया, उसका बदला तो लेना ही होगा। दीदी, तुमने ठीक कहा, इन पांचों को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने हमारे ढाबे और हमारे प्यार के साथ जो किया, उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा इन्हें। तो चलिए। ये कहते ही पांचों बहनें अपने ढाबे पर पहुंच जाती हैं, जहां एक आदमी ढाबे को तोड़ने ही जा रहा था। तभी पांचों चुड़ैलें उसे मार कर कहती हैं, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ढाबे को तोड़ने की? चुड़ैल, वो भी 5-5। मुझे माफ कर दो, मुझे मारना मत। ये ढाबा तो मैंने खरीदा है 50 लाख में, उन पांचों लड़कों से लेकर। सुना दिया आपने, उन्होंने ये बेच दिया है, उन्हें खत्म ही करना होगा। हाँ चलो। सुन बे टकले, अगर दोबारा इस दरवाजे पर आया तो तू जिंदा बचने के काबिल नहीं होगा। चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर वो पांचों चुड़ैल अपने ढाबे को तोड़ने से बचा लेती हैं और उन पांचों भाइयों को ढूंढकर मार डालती हैं और कहती हैं, हम मारना नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे साथ ये किया है, उसका हर्जाना तो भुगतना ही था। इन्होंने सोचा कि हमारे ढाबे को हमसे छीन लेंगे। नहीं, हम अपने ढाबे को दोबारा चलाएंगे। दीदी, इन पांचों की लाश नदी में फेंक देते हैं। हाँ, फेंक दो। पांचों बहन अपने धोखेबाज पतियों की लाश को नदी में फेंक देती हैं, जिसके बाद अपना रूप बदलकर अपने ढाबे को वो फिर से चलाती हैं, जहां सभी लोग पेट भरकर खाना खाया करते थे। शोभेपुर गांव में 5 गरीब बहुएं अपनी सास पद्मनी के साथ रहती थी। उनके ब्याह के 1 बरस भीतर ही पद्मनी के 5 बेटे एक बड़ी दुर्घटना में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे में उनके घर की माली हालत बेहद दुर्बल हो गई। फिर एक दिन, जब से हम 5 के पतियों का स्वर्गवास हुआ है, हम सभी ओछेपन में जी रहे हैं। इस दुख के पड़ाव में सगे संबंधियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा।
कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्यों ना हमें गाय खरीद ली, उसका दूध बेचकर हमें इतना दाम तो मिल जाएगा कि घर का चूल्हा उदास ना पड़े। हम लाचार बहुओं के पास एक दाना खरीदने को खोटा सिक्का तक नहीं, तो गाय कहाँ से खरीदेंगे? एक उपाय है, पति के बिना मंगलसूत्र का क्या मोल, हम पांचों अपना मंगलसूत्र बेचकर एक गाय खरीद लेते हैं। पांचों बहू इस बात से सहमत होकर अपने गहने बेचकर एक दुधारू गाय खरीदकर उपले और दूध का व्यापार शुरू कर देती हैं। जो कि तुम एकदम दूध की तरह सफेद हो, इसलिए आज से हम 5 बहुएं तुम्हें गौरी कहकर पुकारेंगी। गौरी नाम देते हुए रेवा गाय के सींग को हिलाने लगती है। तभी उनकी सास पद्मिनी समझते बूझते हुए कहती है, अरे बहू, तुमने इसे खरीद तो लिया, मगर पालना पोसना कोई खिलवाड़ काम नहीं। इसकी सेवा बाड़ी एक जन के बस की बात नहीं, मगर जिम्मेदारियों के बंटवारे से बात बन सकती है। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये कि कोई इसे चराने खेत खलिहान ले जाए तो कोई इसका गौशाला साफ कर दे, कोई उपले बनाए तो कोई 2 जन दूध दूहने की जिम्मेवारी संभाले। जी माँ जी। 5 बहुएं आपसी सम्मति से गाय की सेवा बाड़ी किया करती। उनके हाथों के बेहतर रत्न को देखकर गौरी भी बदले में उन्हें खूब सारा दूध दिया करती। द्वार पर खड़ी ललिता कहती है, सांझ की बेला बीतने को चली है, जाने ये रेवा और रचना गौरी को लेकर कहाँ रह गई? दूध दूहने का समय हो गया है, गांव-गढ़ के लोग भी आते होंगे। ये तो गौरी की गुहार है, लगता है ये आ गए। माफ करना जेठानी जी, जरा देरी हो गई। हरी भरी चारियों को देखकर गौरी एक डग आगे बढ़ा ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, गनीमत है कि गौरी समय से आ गई। संध्या दूध की बाल्टी ले आना। इसके बाद ललिता गौरी का दूध दूहने लगती है और कुसुम लोगों को दूध देती है। धीरे धीरे पद्मिनी और उसके 5 बहुओं के जीवन से गरीबी की बदरा छटने लगती है। गौरी की दूध की बेहतर गुणवत्ता को देखकर परख कर पूरा गांव गढ़ उन्हीं से दूध खरीदने लगता, जिससे कुछ ही महीनों में गरीब बहुओं के मढ़ई छतनुमा मकान के नींव में बदल गई। ये देखकर गरीब बहुएं गौरी की पूजा करते हुए कहती हैं, गौरी, आज तुम्हारी बदौलत हम गरीब बहुएं इस मकान की नींव धर पाई हैं, इसीलिए ग्रह पूजा से पहले हम गौ पूजा कर रहे हैं। गौ माता, इस मेवा मिष्ठान को खाकर मेरी और मेरी 5 बहुओं की पूजा स्वीकार करो। गौरी अपनी पूंछ हिलाते हुए खुश मन से मेवे खाने लगती है। 5 बहुएं बारी बारी से गौ माता को तिलक लगाकर उसे मेवे खिलाकर पूजा को पूरा करती हैं। समय गुजरता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब गौरी कमजोर पड़ने लगती है। जेठानी जी, जाने क्यों कुछ दिनों से गौरी पहले की तरह चारा नहीं खा रही है। हरी भरी चराई के बावजूद भी खेत में जाते ही थसकरी मारकर बैठ जाती है और ऐसे ही रेंकने लगती है। इसकी खुराक घट जाने के चलते ही इसने दूध की खपत भी कम कर दी है। अरे बहू, चिंता मत करो, मैं जाकर केवट को बुला लाती हूँ। वह माल जाल की बदहाली बीमारी को सोंझ भाप जाता है। कुछ ही देर में पद्मिनी केवट को लेकर घर आती है। केवट गौरी की जांच करके कहता है, अरे पद्मिनी, गौरी गर्भ से है। अब इसकी खुराक में खेत खलिहान का चारा नहीं बल्कि दाना पानी देना, ताकि इसकी दुर्बलता जाए। गौरी की गर्भ से होने की खबर सुनकर 5 बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। हम 5 बहू की ओर से तुम्हें बहुत बधाई हो गौरी। हमारी गौरी कितनी मनोहर बेला में गर्भ से हुई है। जब एक बार फिर गौ पूजा पड़ने वाली है, अब की बरस हम सिर्फ तुम्हारे साथ गौ पूजा करेंगे, मगर अगले बरस से गौरी और उसकी बछिया को एक साथ पूजेंगे। गुजरते दिनों के साथ देखते ही देखते गौ पूजा का दिन आ जाता है, जिसके उपलक्ष्य में बहुएं बड़े ही उमंग उत्साह से गौ पूजा के पर्व को मनाती हैं। उनके लिए ये पल दशहरा या दिवाली की धूम से कम न था, जो कि गौरी के प्रति 5 बहुओं का अनोखा लगाव सोंझे तौर से दर्शा रहा था। हे तीनों लोकों के देवों, इस गौ पूजा के पर्व पर हम बहुएं प्रार्थना करती हैं कि हमारी गौरी की दुर्बलता का नाश हो जाए। इसके बाद बहुएं गौरी को तिलक करके उसे मिष्ठान खिलाती हैं। जैसे जैसे गौरी के गर्भावस्था के दिन बीत रहे होते हैं, उसका शरीर बड़ी दुर्बलता का कौर होता चला जाता है। उसे भली चंगी करने की चाहत में 5 बहुएं उसे जानवरों के हर एक डॉक्टर से दिखाती हैं। पूरी जमा पूंजी झोंकने के बावजूद गौरी का रोग पकड़ में नहीं आता, मगर अब बेचारी बहुएं पहले की तरह गरीबी की मार झेलने लगी। आखिरकार 9 महीने के पड़ाव के बाद गौरी ने एक बच्चिया को जन्म दिया, मगर बदकिस्मती से गौरी खुद मौत का कौर हो गई। गौरी, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी।
गौरी के जाने के गम में 5 बहुएं फूट फूट कर रोती हैं, मानो रिश्ता रक्त संबंध का हो। ऐसे में पद्मिनी कहती है, अरे मेरी बहू, तुम्हारे लिए अपना दुख बड़ा है। अरे इस बेचारी बच्चिया की सोचो जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खो दिया। गौरी की बच्चिया बिलखते हुए उसे चाटने लगती है। चुप हो जा मुनिया, तेरी माँ हमसे कोसों दूर चली गई रे। 5 बहुएं पड़ती जमीन को खरीदकर बड़े तौर से गौरी को वहां लाकर उसे खेत की माटी में दफन करके सिसकते हुए श्रद्धांजलि देती हैं। साथ ही उस जमीन पर गौरी की समाधि बनवाती हैं। घर लौटकर आने पर सब कुछ सूना पड़ा होता है। 5 बहू गौशाला में आकर कहती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गौरी की गुहार कानों में गूंजने को है। बहू, गौरी हमसे दूर जा चुकी है, मगर उसकी जीती जागती पड़ी निशानी ये बच्चिया हमारे बीच में है। उसकी छवि की छाप छोड़ रही है। समझो यही गौरी का दूजा रूप है। बच्चिया के रूप में 5 बहुएं गौरी को देखने लगी और गौरी से जुड़ी बुरी याद को बिसार कर उसे पालने पोसने लगी। इस तरह फिर गौ पूजन का पर्व आता है। अरे आज पूरे गांव गढ़ में गौ पूजन है और हम ऐसे रूखे सूखे बैठे हैं। रेवा, रचना, चलो मुनिया का गौशाला साफ करते हैं और तुम दोनों से नहला धुला दो। गौरी के जाने का गम अपने सीने में दफन करके सभी बहू गौशाला को साफ सुथरा करके मुनिया की पूजा करते हैं और अंत में सभी गौरी की समाधि पर आते हैं। मुनिया, ये तुम्हारी माँ गौरी की समाधि है। देखो गौरी, हर साल की तरह इस साल भी हम बहू ने गौ पूजन का पर्व मनाना नहीं बिसरा। तुम्हारे मनपसंद मिष्ठान मेवे लेकर आए हैं हम, और देखो हरिया के खेत के दूब चरना बहुत पसंद है ना तुम्हें, अब वो भी हम साथ लाए हैं। गौरी, जरा देखो तो तुम्हारी बच्चिया पूरे 1 बरस की हो गई है। मेरी बहू इसे अच्छे से पाल पोस रही है। मेवे और हरी धूप का भोग समाधि पर चढ़ाकर 5 बहू से प्रणाम करती हैं, जिसके साथ गरीब बहू के दिल में दफन गौरी के जाने का गम आंसू बनकर बह जाता है। ये देखकर बच्चिया भी समाधि के पास थस्करी मारकर बिलख बिलख कर रोती है और सभी समाधि पर फूल अर्पण करते हैं। जहाँ आज की दौड़ में इंसान के लिए रक्त से जुड़े रिश्तों के लिए भी इतना गहरा लगाव शेष नहीं रह गया, वहीं गरीब बहुओं के लिए उनकी गौरी एक बड़ा गढ़ बन गई थी, जिसके जाने के बाद भी 5 बहू गरीबी में भी गौ पूजन करती थी। कई बरस बीत गए हैं। आखिरकार आज गौरी की बच्चिया एकदम उसके बराबर होकर बहुओं के जीविकोपार्जन का जरिया बन गई है। 3 जादुई सब्जियां। बटुक एक किसान है। वो अपने छोटे से परिवार समेत बिलासपुर गांव में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी सुप्रिया और 8 साल की बेटी सानवी शामिल है। उसके पास एक खेत है जहां दोनों दंपत्ति मिलकर सालाना साग सब्जियां उगाया करते हैं। आज बटुक हताश होकर खेत में खड़ा फसलों को निहारते हुए कहता है, अरे हर एक साल हमारे खेत में सब्जियों की अच्छी खासी फसल होती थी, मगर इस साल हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया। जबकि इस बार हमने अपने सब्जियों की फसल का अन्य सालों की तुलना में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किल से पाई पाई बटोर कर इन सब्जियों के फसल की बुआई की थी ताकि ज्यादा तादाद में सब्जियां उगे, मगर सब कुछ खाक हो गया। सब्जियों की फसल की बड़ी बर्बादी ने दंपति को घनघोर गरीबी के दलदल में धकेल दिया। उस रात तीनों रूखी सूखी खाने बैठते हैं। अरे माँ, ये क्या, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? सानवी बिटिया, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद होकर बुरी तौर से बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त हुआ है। सुप्रिया की बातें सुनकर नन्ही सानवी खाने का एक कौर खाकर सयाने स्वर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, साग सब्जियां तो मैं रोजाना ही खाती हूँ। वैसे ये दाल तो देखने में जितना शानदार है, इसका स्वाद साग सब्जियों से ज्यादा उत्तम है। जैसे तैसे एक रोज तो कट जाता है, मगर बदलते दिन के साथ वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। भूख से तीनों का चेहरा कुमला चुका था। आज सानवी सड़क से गुजरते हुए कहती है, माँ, पिताजी पिछले 5 दिनों के भूखे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मंदिर में कुछ तो मिल ही जाएगा। एकाएक उसकी निगाह सड़क के बीचों बीच गिरे 10 रुपए के नोट पर जाती है। 10 रुपए? ये किसके होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ इन पैसों का? एक काम करती हूँ, इस पैसे से कुछ खाने का खरीद लेती हूँ। 10 रुपए लेकर सानवी बाजार में आती है, जहाँ हरिया नाम का एक सब्जी वाला ऊंचे स्वर से कहता है, लौकी लो भैया, गोल गोल गोभी लो, काका कद्दू एकदम सस्ते भाव में, ये बड़े बड़े बैंगन, आओ आओ ग्राहकों,
ले जाओ सस्ती सब्जियां। अरे चाचा, क्या भाव है सारी सब्जियां? अरे बहुत सस्ता है बिटिया। फूल गोभी 20 रुपए किलो, बैंगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता, सिर्फ 10 रुपए किलो। मेरे पास केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जी चाहिए। ठीक बा बिटिया, हम आपन हिसाब से समान सब्जी तौल देते हैं। हरिया थैले में एक फूल गोभी, एक बड़ा बैंगन और एक कद्दू कस देता है, जिसे लिए सानवी घर चली आती है। सानवी बिटिया, बिना पैसों के तुम ये सब्जी कहाँ से ले आई? माँ, मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले, ये सब्जियाँ उन्हीं पैसों से मोल लाई हूँ। लाओ, इन सब्जियों को टोकरी में धर दो। जैसे ही सुप्रिया उन 3 सब्जियों को टोकरी में धरती है, सब्जियों का आकार एकदम से विशाल होकर उनमें इंसानी अक्ष की भांति नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें दिखने के साथ तीनों सब्जियों से टोकरी लबालब भर जाती है और तीनों सब्जियां उनसे बतियाने लगती हैं। कैसे हो प्यारे मित्रों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैंगन और ये है मेरे सब्जी साथीगण गोभी और कद्दू। भयभीत ना हो, हम तीनों कोई साधारण सब्जियां नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। तीनों जादुई सब्जियों का जिक्र सुनकर सुप्रिया, सानवी और बटुक एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं। अरे, जादुई 3 सब्जियां, ये क्या भला है? बटुक, हम 3 जादुई सब्जियों की खासियत ये है कि हम खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। मतलब जैसे ही तुम हम तीनों सब्जियों को किसी भी बड़ी टोकरी में रखकर मदद मांगोगे, हम उस टोकरी को भरपूर कर देंगे। 3 जादुई सब्जियों के बीच पड़ा जादुई बैंगन बटुक को अपने जादुई होने का पुख्ता प्रमाण देकर अपने साथियों के साथ साधारण सब्जियों में परिवर्तित हो जाता है। बटुक जी, ये 3 जादुई सब्जियों ने तो हमको खाने के साथ कमाने का भी जरिया दे दिया। अरे हाँ, अब हमको किसानी करके सब्जियां बोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 जादुई सब्जियों ने अपने रूप में हमको सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हम इस घनघोर गरीबी से निकल सकें। अगले दिन बटुक सवेरे उठकर अपने ठेले को साफ सुथरा करके जादुई 3 सब्जियों को ठेले पर रखकर कहता है, ए मेरे 3 सब्जियों, इसी पलछिन मेरे इस खाली ठेले को भर दो। बटुक के स्वर सुनते ही जादुई 3 सब्जियों का आकार बड़ा होकर जैसे उनका अक्ष प्रकाशमान होता है, पूरा ठेला सैकड़ों बैंगन, कद्दू और गोभी से लबालब भर जाता है। अरे शुक्रिया मेरी 3 जादुई सब्जियों। इसके बाद बटुक सब्जियों से ठकमठेल ठेले को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी करने लगता है। अरे आओ काकी, चाची, भौजाई, और ले जाओ हरी भरी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। गोभी भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। बटुक की सब्जियां देखकर वो झुमरी वहां आकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा जल्दी से किलो भर बैंगन, किलो भर फूल गोभी और ये 2 कद्दू कस दो। बटुक जल्दी से सब्जियां तोलकर झुमरी को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, कुल मिलाकर 50 रुपए बने हैं। अरे कहाँ बात करत हो, तुम तो बड़ी ही सस्ती सब्जियां बेच रहे हो। सस्तेपन का कारण क्या है? सब्जी बासी भी नहीं लग रही। अरे तने के ठहरो, तुमरा बचा कुचा सब्जियां भी यहीं बिकवाई देते हैं। पूरे गांव में झूमते हुए झुमरी अपनी सखी सहेलियों को बटोर लाती है। देखते ही देखते बटुक की सब्जियां शेष हो जाती हैं। ई लो, अब ही 3 ठो गोभी, बैंगन और कद्दू तो बच गवा, ये हमारे के तौल दो। ये सुनकर बटुक मन में कहता है, अरे अगर ये 3 जादुई सब्जियां चली गई तो मेरे आय का स्रोत सत्यानाश हो जाएगा। अब भाभी जी, ये 3 सब्जियां मुझे नहीं बेचनी। अगर इनको बेच दूंगा तो मेरे घर पर बनाने को सब्जियां नहीं बचेंगी। बटुक की इस बोल वाले से जादुई 3 सब्जियां बच जाती हैं, जिसके बाद बटुक घर चला आता है, जहाँ सुप्रिया कहती है, अरे ये क्या, सारी की सारी सब्जियां सफाचट हो गई, घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं। माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई 3 सब्जियां हैं, जो हमारे एक स्वर से सैकड़ों सब्जियां में शुमार हो सकती हैं। सानवी उन तीनों जादुई सब्जियों को ले जाके जैसे ही टोकरी में रखती है, तीनों सब्जियां अपना जादू व्यक्त करते हुए विशाल आकार में टोकरी को सैकड़ों ताजे चमचमाते बैंगन, गोभी और कद्दू से लबालब भर देती हैं।
अब जहां बटुक हर एक दिन जादुई 3 सब्जियों को सैकड़ों सब्जियों में बदलकर उन्हें गांव बाजार में बेचकर पैसे बटोर रहा था, वहीं सुप्रिया की रसोई में बनने वाली सब्जियों की जरूरत भी जादुई 3 सब्जियों के साथ मिलकर पूरी हो रही थी। कुछ ही महीनों की मेहनत से बटुक का परिवार उस छोटे तबके की गुमटी से बड़े घर में आकर असीमित सुख सुविधाओं में विलासिता का जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन बाद सानवी के बापू, सोचा नहीं था जिन सब्जियों की फसल ने हमको घनघोर घाटे में डाला था, उन सब्जियों ने ही 3 जादुई सब्जियों ने हमारे सफर को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सुप्रिया, ये सारा श्रेय इन 3 जादुई सब्जियों का है। अगर ये तीनों रोजाना मुझे सैकड़ों सब्जियां न देती तो ना मैं ग्राहकों से उन सब्जियों का सौदा करता, ना हमारे पास पैसे होते, ना आज हम यहाँ होते। पिताजी, जादुई 3 सब्जियों की बदौलत हम रईसी के शिखर पर पहुंच गए। क्यों ना अब 3 जादुई सब्जियों से हम कर्जदार किसानों की मदद करें। हर एक वर्ष वो बेचारे लाखों की लागत श्रम के बावजूद भी कितना नुकसान झेलते हैं। हम उन्हें पैसे तो नहीं मगर जादुई सब्जियों से सैकड़ों सब्जियां तो दे सकते हैं, जिससे उनकी जीवनी आसान हो सके। सानवी एकदम सही कह रही है बटुक। किसान के कष्टों से हम दंपत्ति तो बखूबी वाकिफ हैं। अंत में सानवी कहती है, हमारी 3 जादुई सब्जियों, हमें इतनी सारी सब्जियां दो जिससे हम कर्जदार किसानों को कष्टों से उबार सकें। जादुई 3 सब्जियां विशाल आकार में तब्दील होकर पूरे घर में सब्जियां बरसाती हैं, जिससे पूरा परिवार मिलकर उन्हें कर्जदार किसानों को सौंपकर उनकी भरसक मदद करता। दोस्तों, अक्सर धन इंसान को घमंडी बनाता है, मगर जादुई 3 सब्जियों से दिन दशा बदलने के बाद गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। वो स्वार्थी न बनकर सारथी बने, जो इंसानियत की पहचान को साफ तौर से दर्शाता है।